नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल स्मृति शुक्ला सरकार में बहुत बहुत स्वागत है। बारिश का मौसम बहुत सुहाना है, लेकिन साथ में ये बहुत सारी बीमारियां भी लेकर के आता है। और जब बात बच्चों की होती है तो हमें छोटी छोटी जानकारियां होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी ही एक बीमारी है जो बहुत ज़्यादा फैल रही है, जिसे हम हैंड फुट माउथ डिजीज़ कहते हैं। इस बीमारी के हर तथ्य से पर्दा उठाने के लिए चलिए आपको मिलाते हैं प्रसिद्ध बाल एवं श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज तिलक से। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो प्लीज मेरे दर्शकों को बताएं कि क्या है ये हैंड फुट माउथ डिजीज, कैसे फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? ये हैंड फुट माउथ डिजीज जो है ये बेसिकली जानवरों में होने वाली बीमारी है, जिसे एक ज़माने में खुरपका कहा जाता था। अब खुर क्योंकि जानवर चौपाए होते हैं तो उनके हाथों में और पैरों में ये बीमारी के लक्षण आते थे। बाय एंड लार्ज इधर ये देखा जा रहा है कि लगातार जो जानवरों में होने वाली बीमारियां हैं और उनका एक समूह है, इस समूह को हम लोग जूनोसिस कहते हैं। तो ये जो जूनोसिस बीमारियां हैं वो यानी जानवरों की बीमारियां वो मनुष्यों की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। अभी आपने देखा कोरोना चमगादड़ों से आया था। बाय एंड लार्ज एड्स जो बीमारी है, HIV इन्फेक्शन, ये भी पहले बंदरों में होता था, मनुष्य में ज्ञात नहीं था। तो धीरे धीरे वहाँ से हमारी तरफ शिफ्ट हुआ। स्वाइन फ्लू जैसा नाम बताता है सुअरों में होने वाली बीमारी है। इसी ढंग से बर्ड फ्लू है, इबोला वायरस आया। तो ढेर सी ऐसी बीमारियां हैं जो जानवरों से मनुष्यों की तरफ ट्रांसफर हो रही हैं। और ये वाकई चिंता का विषय है कि ये क्यों हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, खतरनाक हदों तक हो रहा है, और इसके पीछे क्या कारण है। जब हम विचार करते हैं तो हमें मालूम ये पड़ता है कि धीरे धीरे मनुष्य ने वनों का नाश शुरू कर दिया है और कंक्रीट की इमारतें और उसके जंगल उगा लिए हैं। उसका नतीजा ये है कि वन्य क्षेत्र जो किसी भी जमीन पर लगभग 33% होना चाहिए, भारत में मुश्किल से 20-22% रह गया है। और कानपुर की हम बात करें तो हमारा वन्य क्षेत्र 2% से ज़्यादा नहीं है। नतीजा यह है कि जब हम जानवरों की रहने की जगह में घुस गए हैं तो जानवर भी हमारे रहने की जगहों में घुस आए हैं। और जब वो घुस आए हैं तो अब हम मिलजुल के साथ साथ रहने लगे हैं। जो उनके संक्रमण हैं वो धीरे धीरे हमारी हदों में आते जा रहे हैं और वो खतरनाक हैं, जानलेवा हैं। देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर और विश्व में ढेर सी संपदा इन पे खर्चा होती है। ये तो रही इसकी पृष्ठभूमि। अब जो प्रश्न आपने मुझसे किया है कि इसको कैसे पहचानें, तो इसमें हाथों में, पैरों में, नितंबों पे और मुंह के चारों तरफ और मुंह के अंदर भी लाल लाल दाने, जिसमें कुछ छाले जैसे भी हो सकते हैं, निकल आते हैं। पहले बुखार रहता है, बुखार के बाद में गले में खराश पैदा होती है, फिर ये दाने निकलना शुरू होते हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, कमज़ोरी लगती है। ये सारे लक्षण अगर मौजूद हों या किसी हैंड फुट माउथ डिजीज यानी हाथ, मुंह एंड पैर, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज के मरीज के संपर्क में आप रहे हो, तो आप को और भी इस बात की प्रबल संभावना हो जाती है कि आप इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। प्रायः ये 5 साल से छोटे बच्चों को होती है, लेकिन उससे बड़ों में भी हो सकती है, वयस्कों में भी हो सकती है। लगभग 7 से 10 दिन तक रहती है और ये कालखंड जो है थोड़ा दिक्कत से गुजरता है, विशेष तौर पे इसलिए क्योंकि छाले मुंह और गले में हो जाते हैं। खाना निगलने में, पानी पीने में आपको दर्द होता है, तो प्रायः लोग प्यास लगने पे भी पीते नहीं हैं। उसका नतीजा यह है कि न केवल इस बीमारी के लक्षण होते हैं, वरन डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी भी एक चुनौती बन जाती है। तो डॉक्टर साहब, क्या है इसका इलाज? देखिए, कुल मिला के इसका कोई इलाज ज्ञात नहीं है, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है, एंटेरोवायरस फैमिली से है और इसके खास वायरस को हम कॉक्सिकी श्रेणी में रखते हैं।
तो वायरल डिजीजेस का जैसे विश्व में है, कोरोना का आज तक कोई इलाज नहीं मिला। एड्स के बारे में भी जो हमारे हथियार हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। चिकन पॉक्स हो या मीजल्स हो या रूबेला हो या हेपेटाइटिस हो, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक जो विज्ञान है यानी साइंटिफिक मेडिसिन, उसके पास में अभी कोई लड़ने के बहुत विशेष तौर तरीके नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत जगह जानकारी ही ताकत है। जानकारी, ये सूचना है जो आज आप हमारे साथ साझा कर रही हैं और दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, इसका भी बड़ा मतलब है। नंबर एक, ये बीमारी बहुत संक्रामक है। संक्रामक का मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तो हमको वो सारे उपाय करने होंगे जो संक्रमण बचाएं। नंबर एक, जो इंडेक्स्ड मरीज है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं और जिसको ये बीमारी हो गई है, उसको दूसरों से आइसोलेट करें। नंबर दो, उसको जो उसके शराब हैं, सलाइवा है, नाक से आने वाले सीक्रीशंस हैं, उसकी त्वचा है, उसको टच करने से बचें। जिन चीजों को उसने छुआ है, सरफेसेस हैं, उनको विसंक्रमित करें, डिसइंफेक्ट करें। फिर उसके हाथ और अपने हाथ उसको छूने के बाद में बार बार साबुन और पानी से धोएं। अगर संभव हो तो मुंह पे मास्क लगा के रहें। और ये काम आपको लगभग 7 से 9 दिन तक, 10 दिन तक करना पड़ेगा, जब तक कि उसके सारे दाने सूख नहीं जाते, बुखार उतरे हुए कम से कम 24 घंटे या अधिक नहीं हो जाता, तब तक हम उसको स्कूल जाने की इजाज़त नहीं दे सकते, कम्युनिटी में घूमने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो इससे बच्चे के इलाज में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीमारी के प्रसार में और दूसरों की इसकी चपेट में आने से फर्क जरूर पड़ेगा। स्कूल को हम सूचित करके रखें, क्योंकि बीमारी ये दाने निकलने और डायग्नोज होने के पहले ही संक्रामक हो जाती है। तो हो सकता है जब हमें पता नहीं था और बच्चा 1-2 दिन स्कूल गया है तो कुछ और लोगों में इस किस्म के लक्षण आए, उन्हें भी आगाह किया जा सकता है। नंबर 2, बच्चे को जो प्रकार की समस्याएं हैं, त्वचा में, दानों में जलन हो रही है, उसको बुखार आ गया है, उसको निगल पाने में दिक्कत हो रही है, तो ध्यान रखें, इसके लिए सामान्य बुखार रोधी दवाइयां देके, जैसे पैरासीटामोल, हम बुखार को सामान्य हदों में रख सकते हैं, लेकिन बुखार पूरी तरह से उतारे नहीं, क्योंकि बुखार आपका मित्र है और ये शरीर को बीमारी के विरुद्ध लड़ने में मदद करता है। फिर क्योंकि गले में छाले हैं, वो पी नहीं पा रहा है, तो इसलिए मिर्च, मसाला, खटाई, अचार, एसिडिक चीज़ें, इनको देने से बचें। जो ठंडे पेय हो सकते हैं, आइसक्रीम हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक्स हो सकती हैं, और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप घर में बना सकें और ठंडी हो, रूह अफ़ज़ा का शरबत पिलाइए, लेकिन बच्चे को प्यार से, पुचकार से, दुलार से, मनुहार से, जैसे भी कर सकें, उसकी पीने की ताकत बढ़ाते रहिए। उसको इस बात के लिए प्रेरित करते रहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पिए और ऊर्जा सघन भोजन दें, जो वो थोड़ा भी खाए तो उसको पर्याप्त कैलोरीज मिल सकें। क्योंकि अगर आपके शरीर में ताकत है तो बीमारी बचेगी, बीमारी से लड़ पाने में आप कामयाब होंगे। और अगर आप शक्तिहीन हो गए तो फिर बीमारी से लड़ पाने में आपकी शक्ति भी न्यून हो जाएगी और तब बीमारी आपके ऊपर चढ़ बैठेगी। डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी जानलेवा है और ये कितना समय लगाता है ठीक होने में? देखिए, आम तौर पे तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन मरीजों की कोई खास श्रेणियां हो सकती हैं जिनके अंदर इम्यूनो डिफिशियंसी यानी लड़ पाने की क्षमता की न्यूनता या अल्पता हो।
तो उन मरीजों में जिन्हें एड्स है, जिन्हें किसी वजह से प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी है, जिन्हें इम्यूनिटी कम करने वाली दवाइयां जानबूझ के किसी बीमारी के इलाज के लिए लंबे समय से दी जा रही हैं, उन मरीजों को जिनमें कैंसर इत्यादि का इलाज हुआ है और उसकी वजह से उनको रेडियोथेरेपी दी जा रही है या एंटी मैलिग्नेंसी कैंसर रोधी कीमोथेरेपी दी जा रही है, इस किस्म के लोग या जिनके अंदर कोई विकलांगता है, कोई कंजेनाइटल जन्मजात कमी रह गई है, ऐसे मरीज हो सकते हैं, या कोई ऐसे मरीज जो कुपोषण के शिकार हों, खास तौर पे कुपोषण की तीसरी चौथी अवस्था में, उनकी भी लड़ने की क्षमता कम होगी। फिर ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपनी देखभाल ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे, पानी नहीं पी पा रहे, डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए हैं, तो नेचुरली ऐसे लोगों को अस्पताल में जाने का खतरा कहीं ज़्यादा होगा। अब सब ऐसे अस्पताल पहुंच जाएंगे ये मेरा कथन नहीं है, लेकिन अगर हम संभावना के संदर्भ में बात करें तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से सामान्य लोगों से कई गुना ज़्यादा होंगे। जी डॉक्टर साहब, बच्चों में जैसे ये छाले हो जाते हैं मुंह में, तो इसकी वजह से वो कुछ निगल नहीं पाते। जैसे अगर हम 1 साल से छोटे बच्चों की बात करें तो वो तो बोल भी नहीं सकते कि वो कुछ नहीं पी पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या करा जाए? और मैंने सुना है कि वो बच्चे बहुत ड्रूलिंग करते हैं और रोना रोना करते हैं, तो माँ कैसे समझे कि उनको क्या दिक्कत है और इसका क्या समाधान है? देखिए, ड्रूलिंग का मतलब है कि वो बच्चा अपनी लार टपका रहा है, यानी अपने सलाइवा को, अपनी लार को भी निगल पाने में उसे दिक्कत हो रही है। तो जो मैंने कहा, प्यार से, पुचकार से, दुलार से, मनुहार से उसे माँ का दूध पिलाएं और चीज़ें भी देने का प्रयास करें। और यदि आपको लगता है कि आप इसमें कामयाब नहीं हैं और बच्चा 1 साल से छोटा है, तो इसमें तो तमाम बच्चे आ गए, वो नवजात शिशु भी आ गए, उसमें आपके 4-6 महीने से छोटे बच्चे भी आ गए, तो ऐसी स्थिति में उनकी लड़ पाने की सामर्थ्य में भी कमी होगी। बेहतर होगा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाए, उनको नस से पोषण और जल पहुंचाया जाए, या नाक से हम लोग पेट में खाना डालने की एक नली डाल देते हैं जिसको इन्फेंट फीडिंग ट्यूब या राइल्स ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब के जरिए से भी पानी और पोषण उन तक पहुंचाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये एक सिम्टम है कि बच्चों में भूख नहीं लगती है, भूख मर जा रही है ये डिजीज होने के बाद। तो जो 2 साल के ऊपर के बच्चे हैं, उनके गले में छाले हैं, वो बता सकते हैं कहीं ना कहीं कि कुछ दर्द हो रहा है, लेकिन वो कुछ खा नहीं पा रहे, तो ऐसे में वो और कमज़ोर नहीं हो जाएंगे? आपका कहना कथन बिल्कुल निश्चित है और हम इस कमज़ोरी से बचना चाहते हैं। इसीलिए सारा प्रयास है कि ये चीज़ें किसी भी तरह से वो लेते रहें और ये प्रक्रिया बाधित न हो। जी डॉक्टर साहब, ये जो छाले हो जा रहे हैं उनके हैंड फुट में, तो इसके लिए क्या कोई डिसइंफेक्टेंट से उनको नहलाया जा सकता है बच्चों को? देखिए, डिसइंफेक्टेंट का मतलब ये है कि एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक्स, जैसे डेटॉल है, बीटाडीन है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मिलती हैं। मुझे नहीं लगता है इनका कोई उपयोग है जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है। आप साबुन और पानी से प्रायः नहलाएं, इतना पर्याप्त है। लेकिन जो सरफेसेस वो टच करते हैं और जो कॉमन सर्विसेज हैं, जैसे दरवाजे का हैंडल है, नल की टोंटी है, और या इस तरह की और चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप भी छुएंगे वो भी छुएंगे, उनके बारे में लगभग समझ लें कि उपाय वही हैं जो कोरोना के दौरान हम लोगों ने किए थे। यानी जो एंटी इन्फेक्टिव्स हैं उनके स्प्रे से उसको अगर हम साफ करें तो नेचुरली बीमारी के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बच्चों को नहीं देनी चाहिए खाने में ऐसे में? मैंने बताया, क्योंकि छाले हैं और आप किसी भी घाव पे अगर कोई नमक छिड़केंगे तो फिर दर्द तो होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा मिर्च, मसाला, खटाई, अचार वाली चीज़ें यदि संभव हो, संभव क्या करना ही होगा संभव, उनको न दें, बल्कि ब्लैंड खाना जो ज़्यादा मसालेदार न हो,
जैसे कस्टर्ड खिलाइए, दही खिलाइए, लपसी खिलाइए, हलवा खिलाइए, खीर खिलाइए, खिचड़ी खिलाइए। आप ऐसी चीज़ें जिनको आप हलवा जैसा, लपसी जैसा बना सकते हैं, वो सभी चीज़ें बच्चों को दी जा सकती हैं और मुझे लगता है उनसे इरिटेशन कम होगा उसका। और ठंडा करके अगर दें तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि ठंडक वहाँ पे थोड़ा स्थान को सुन्न कर देगा और सुन्न होने से उनकी दर्द की जो आवृत्ति है, उसकी जो इंटेंसिटी यानी तीव्रता है, उन दोनों को ही आराम मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये जो मौसम चल रहा है इसमें बच्चों को बहुत तेज़ी से अलग अलग बीमारियां हो रही हैं, वायरल फीवर भी हो रहे हैं, तो इम्यूनिटी इनकी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तो इम्यूनिटी के लिए, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए क्या करा जा सकता है? इम्यूनिटी के लिए ये करिए कि उनको वायरल इन्फेक्शन होने दीजिए। शरीर लड़ेगा तो लड़ना सीखेगा, और अगर आपने लड़ने ही न दिया तो वो बच्चा और उसका शरीर कभी लड़ना सीख ही नहीं पाएगा। तो यूँ मान के चलिए कि साल भर में कम से कम 5 से 7 बार, और यदि आप प्रदूषित जगहों पर रहते हैं तो 9 बार तक भी संक्रमण सामान्य है, नंबर 1। नंबर 2, यदि वो विशेष कैटेगरी के नहीं है जिनकी बात मैंने करी कि जिनमें तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी, अस्पताल ले जाना होगा उनको, और उनमें इम्यूनिटी की अल्पता है, अगर उन्हें आप छोड़ दें तो आप उनको अच्छा पोषण, और अच्छे पोषण का मतलब जिसके अंदर पौष्टिक भोजन वो खाएं, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन्स भी हो, यानी ऑल रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरीज ऑफ फूड। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जंक फूड पौष्टिक भोजन नहीं है, इसलिए जंक फूड बचाएं और पौष्टिक भोजन खिलाएं। हरे पत्ते वाली सब्जियां, फलाहार, ये सारी चीज़ें ताकत देती हैं। इसके सिवा पर्याप्त नींद, बच्चों को किसी भी उम्र में 8 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए। जितना छोटा बच्चा उससे ज़्यादा नींद की ज़रूरत होगी। यानी नए पैदा हुए बच्चे तो आप देखें 24 घंटे में लगभग 20 घंटे तक सोते रहते हैं। वैसे भी बचपन में लगभग 9-10 घंटे की नींद ज़रूरी है। तो पोषण, फिर एक्सरसाइज। छोटे बच्चे तो दिन भर दौड़ भाग करते रहते हैं, लेकिन मुश्किल ये हो गई है कि अब उनको फ्लैट्स की जो चहदीवारी है, बाउंड्री है, उसके अंदर महदूद रहना पड़ता है और दौड़ने भागने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता। इसलिए उनको रोज़ घंटा 2 घंटा अगल बगल के किसी पार्क में ले जाना, उनसे साइकिल चलवाना, उनको दूसरे बच्चों के साथ खेलने देना, या किसी ऐसी जगहों पे भेजना जहां उनको किसी आउटडोर गेम में प्रशिक्षित भी किया जाए। जैसे वो बास्केटबॉल खेलें, वॉलीबॉल खेलें, हॉकी खेलें, क्रिकेट खेलें और इस किस्म के सॉकर खेलें। तो ये तमाम जो दौड़ भाग वाले खेल हैं, और कुछ नहीं तो मुझे याद है बचपन में हम लोग गुट्टी फोड़ खेलते थे। हम लोग एक दूसरे को इस तरह से दौड़ाते थे, चोर सिपाही खेलते थे। यही खेलें। मुद्दा ये है कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, और एक्सरसाइज हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो यदि वो शिथिल हो गए, बेड रिडन हो गए, खेलने का मौका ना मिला उनको, तो भी उनकी इम्यूनिटी कम होगी। और आपने ये जो सवाल किया है, इसके अंदर आपकी अंतर्गर्भित भावना को अपने आप अनुमान लगाते हुए मैं ये आपसे कथन कहता हूँ कि टॉनिक्स और विटामिन्स और उनका अतिरेक किसी समस्या का समाधान नहीं है, और वो पौष्टिक भोजन का, पर्याप्त नींद का, एक्सरसाइज का और बीमारी शुरू होते ही इलाज शुरू कर देना, इसका विकल्प नहीं है। जब तक बीमारी हल्की हो, बीमारी क्या, कोई भी चीज़ आपको लगे कि हल्का जुकाम है, हल्की खांसी है, हल्का सा सरदर्द है, हल्का सा ये है, हल्का सा वो है, तो समझ लीजिए एलोपैथ के पास भूल के मत जाएं। आप घरेलू उपचार करें, और घर में ऐसे साधन मौजूद हैं जिनसे आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। और आप ध्यान रखें कि 10 में से 8 बीमारियां आप पर्याप्त आराम,
पौष्टिक भोजन और घरेलू उपचार से ठीक कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा बीमारियों में आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, जिनको ये हो जा रहा है हैंड फुट माउथ डिजीज, तो उनके जो घर वाले हैं उनको भी संभावना है होने के लिए, तो क्या उन्हें भी कुछ दिन बाहर नहीं निकलना चाहिए? देखिए, बाहर न निकलें ये तो शायद आज के समय में संभव नहीं होगा, क्योंकि उसके तमाम आर्थिक कारण हैं, उसके तमाम सामाजिक कारण हैं, और हम सारी चीज़ों को सिर्फ स्वास्थ्य केंद्रित होकर नहीं देख सकते हैं। लेकिन संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन संभावना जो 5 साल से छोटे बच्चे उसी परिवार में रह रहे हैं उनमें ज़्यादा है, और जो उससे बड़े हैं उनमें कम है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, स्कूल और पेरेंट्स के लिए कोई एक संदेश। देखिए, हमारे यहाँ शिक्षा को लेके एक उन्माद है परिवारों में, और छोटे से बच्चे को वो चूहा दौड़ में झोंक देते हैं। रैट रेस चल रही है कि कुछ भी हो जाए, स्कूल जाना बंद ना हो, नंबर इसके बहुत अच्छे आए, क्लास में सबसे अग्रणी रहे। प्री स्कूल में भी ऐसा लगता है जैसे स्कूल उतर आया है, और वही चीज़ें जो स्कूल में होनी चाहिए सिर्फ छोटे पैमाने पे कर दी जाती हैं, तो वो समझते हैं ये प्री स्कूल हो गया, जबकि दोनों विधाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। ये बच्चे जिनके प्रति आप पड़ गए, और एक और गलती, माँ बाप अपनी अतृप्त आकांक्षाओं को भी बच्चों के ऊपर थोके दे रहे हैं कि जो हम पूरा नहीं कर पाए वो ये पूरा करेंगे। जलाइए, मोमबत्ती को जलाइए, तेजी से जलाइए, उसे दोनों छोर पे जलाइए, रोशनी तो बढ़ जाएगी, लेकिन मगर ध्यान रखें कि फिर वो कैंडल जल्दी खत्म भी हो जाएगी। इसलिए बचपन में पढ़ाई को लेके बच्चों को बहुत तेजी से आगे झोंक देने का अर्थ ये होगा कि जब वो वाकई कंपटीशन की एज में 10वीं 12वीं में पहुंचेंगे, तब तक वो पढ़ाई से ऊब चुके होंगे। हम लोग इसे बर्नआउट कहते हैं कि जली और जल के ख़त्म हो गई। इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई में न झोंकें। बच्चा बीमार हो तो उसे स्कूल न भेजें, और स्कूल भी सख्ती से ये कार्यक्रम लागू करें कि बीमार बच्चों को दूसरे बच्चों के संपर्क में न आने दें। इतनी सरल भाषा में हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। नमस्कार।